नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वर्ग, कार्ल मार्क्स का वर्ग और वर्ग संघर्ष। तो इसको हम लोग दो भाग में विभक्त कर देते हैं, वर्ग और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल्स। ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि वर्ग आखिर होता क्या है। हम वर्ग एक समूह को भी कह सकते हैं जहाँ लोग एक समान, ठीक है, एक परिस्थिति के अंतर्गत निवास करते हो, जहाँ उनकी शक्ति संरचना एक हो, ठीक है, और अपनी अधिकारों के लिए लोगों से मांग करते हो। मतलब कि हड़तालें, जैसे कि किसी कारखाने में देखो कि लोगों का एक संघ बना होता है। अपनी जहाँ पर उसे कहीं गलत लगता है, कारखानों में जो काम कर रहे हैं मजदूर, उन्होंने अपने बोनस के लिए, छुट्टियों के लिए अनेक प्रकार के हड़तालें करते हैं। तो वहाँ पर हम एक छोटी सी भीड़ को देखते हैं, जमाव को देखते हैं, तो उसको हम वर्ग का रूप दे सकते हैं। जैसे कि वर्ग क्या होता है, मार्क्सवादी धारणा के अनुसार वर्ग ऐसे लोगों का एक समूह होता है जिनकी उत्पादन प्रणाली के आधार पर सामान्य परिस्थिति, एक सामान्य पद होता है, और जो राजनीतिक शक्ति संरचना के साथ जुड़ा हुआ होता है, और अपनी उत्पादन प्रणाली के आधार पर समाजों को दो वर्गों, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग में विभाजित किया है। वर्ग निर्माण के लिए मार्क्स ने वर्ग चेतना, जहाँ लोग एक चेतना के आधार पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक परिस्थिति के अंतर्गत रहते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। मार्क्सवादी विचारक के अनुसार मनुष्य साधारणतः एक सामाजिक प्राणी होता है। ठीक है, मनुष्य क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी होता है, और समाज में रहने के लिए उसे अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है, जहाँ पर वो क्या करता है, क्रियाएं करता है। और क्रिया करने के लिए मनुष्य कभी भी कोई भी कार्य को अकेला पूरा नहीं कर सकता, जहाँ उसे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोगों की सहायता लेना आवश्यक पड़ जाता है, जहाँ पर उसे अपनी वर्ग चेतना का प्रयोग करना पड़ता है, वर्ग संगठन का प्रयोग करना पड़ता है। और ये अकेला व्यक्ति से नहीं होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होता है, जो एक ही परिस्थिति के अंतर्गत रहते हो, परंतु अधिक स्पष्ट और आधार रूप में वो एक वर्ग प्राणी है। मार्क्स का कहना भी यही है कि किसी भी युग में जीविका उपार्जन की प्राप्ति के विभिन्न साधनों के कारण पृथक पृथक वर्गों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी युग में देखा जाए, लोग क्या करते हैं, अपनी जीविकापार्जन की प्राप्ति के लिए, ठीक है, विभिन्न साधनों के कारण अलग अलग वर्गों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, किसी वर्ग जो होता है ना, एक व्यक्ति से नहीं होता है, वो एक समूह होता है, जहाँ एक से अधिक लोग उसमें रहते हैं, एक संगठन बनाते हैं, ठीक है, अपने हक के लिए लड़ते हैं। तो लोगों का एक यूनियन होता है, एक संघ होता है, उसी को हम कहते हैं वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में एक विशेष वर्ग चेतना, जहाँ अपनी उस वर्ग में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं, लोग एक दूसरे की चेतना को स्वीकृत भी करते हैं, तभी वर्ग क्या होता है, वर्ग बने रहता है। नहीं तो क्या, अगर चेतना नहीं होगा तो वर्ग क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। दूसरे शब्दों में वर्ग का जो जन्म हुआ उत्पादन के नवीन तरीकों के आधार पर होता है। जैसे ही भौतिक उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन होता है, वैसे ही नए वर्ग का उद्भव भी होता है, और उसमें क्या होता है, उसमें परिवर्तन होते जाता है, समाज में परिवर्तन हो जाता है, अपनी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है, भौतिक प्रक्रियाओं में भी परिवर्तन होता है। सब किसका देन होता है, वर्ग चेतना के आधार पर ही वर्ग का निर्माण होता है, जहाँ वर्गों में परिवर्तन होते जाता है। अब हम देखते हैं वर्ग निर्माण के आधार। ठीक है, वर्ग निर्माण के कौन कौन से आधार है। बेसिस ऑफ क्लास फॉर्मेशंस। आधुनिक समाज में क्या होता है ना, आय के साधन के आधार पर तीन महान वर्गों का उल्लेख किया जा सकता है। आधुनिक समाज में हम क्या करते हैं, आय के साधन के लिए तीन महान वर्गों का हम उल्लेख करते हैं। इनमें प्रथम वे है जो केवल श्रम शक्ति के अधिकारी होते हैं। उनमें प्रथम वो होता है जो श्रम शक्ति का एक अधिकारी होता है, जो उसकी मुट्ठी में होता है। श्रम शक्ति क्या होता है, उसकी मुट्ठी में होता है। दूसरा क्या होता है, जो पूंजी के अधिकारी होते हैं, जो पूंजी के अधिकारी होते हैं। और तीसरे वे जो जमींदार, मतलब कि पूंजीपति और जमींदार। इन तीनों वर्गों की आय के साधन, इन तीनों वर्गों की जो आय के साधन होते हैं क्रमशः मजदूरी, लाभ और लगान। मजदूरी, लाभ और लगान। जैसे कि मजदूरी कहाँ पर होते हैं, श्रम शक्ति के अधिकारी, जो वहाँ पर मजदूरी को हम देख सकते हैं। फिर वहीं दूसरे में क्या होता है, पूंजी के अधिकारी, तो वहाँ पर हम लाभ
पूंजीपति क्या होता है, अपने लाभ को देखता है, वो श्रमिकों को श्रम को बेच देता है और उसमें जो पर्याप्त मात्रा में जो मूल्य बचता है वो उसका लाभ होता है। वहीं फिर जमींदार क्या होता है, लगान वसूल लेता है, ठीक है, अपने जो खुद के खेतों पर जो किसान काम करते हैं उस पर वो अपना अधिकार जमाते हैं, वो घर बैठे बैठे आधा हिस्सा वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। मजदूरी जो है ना, कमाने वाले मजदूर, पूंजीपति और जमींदार उत्पादन के पूंजीपाती तरीकों पर आधारित आधुनिक समाज के जो 3 महान वर्ग ही होते हैं। आधुनिक युग में देखा जाए तो मार्क्स के अनुसार इन तीनों वर्गों का जन्म बड़े पैमाने पर हुआ था, जहाँ पर पूंजीवादी उद्योग धंधे के पनपने के फलस्वरूप हुआ। पूंजीपाती क्रांति का यही प्रत्यक्ष प्रभाव और सर्वप्रमुख परिणाम रहा कि एक राष्ट्र में औद्योगिकरण तथा श्रम विभाजन के फलस्वरूप औद्योगिक और व्यावसायिक श्रम कृषि श्रम से और भी ज़्यादा हम गांव शहर से भी पृथक हो जाता था। इसके फलस्वरूप अलग अलग स्वार्थ समूह का भी जन्म होता था। श्रम विभाजन और भी अधिक विस्तृत रूप में लागू होने पर व्यावसायिक श्रम भी औद्योगिक श्रम से पृथक हो जाता था। साथ ही श्रम विभाजन के आधार पर ही इन विभिन्न वर्गों में निश्चित प्रकार के श्रम में सहयोग करने वाले व्यक्तियों में भी विभिन्न प्रकार के विभाजन हो जाते थे। इन विभिन्न समूह की सापेक्षिक स्थिति कृषि उद्योग तथा वाणिज्य का वर्तमान स्तर व्यक्तियों के आपसी संबंधों को भी निश्चित करता था। तो ये हमारा वर्ग है। मैंने आपको बताया वर्ग क्या होता है, वर्ग निर्माण के ये आधार होते हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ठीक है, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है, जिसमें क्या होता है, अपने हित की रक्षा के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए विपरीत परस्पर विरोधी वर्ग आपस में टकराते हैं। देखिए यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के द्वारा संघर्ष नहीं होता है, वहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य ही संघर्ष होते हैं, जो क्या करते हैं, अपने किसी वस्तु के लिए, ठीक है, या किसी ऐसी चीज़ों के लिए आपस में एक दूसरे के साथ विरोध करते हैं और आपस में टकराते हैं। तो उसी को हम वर्ग संघर्ष कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने भी प्राचीन काल में ये संघर्ष स्वामी और दास के बीच देखा, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने प्राचीन काल में ये जो संघर्ष देखा स्वामी और दास, जहाँ पर व्यक्ति और व्यक्ति दास बन जाता है, तो इन दोनों के मध्य भी संघर्ष होता था। वो अपनी मूल्य के प्रति तो वो उसका शोषण के प्रति, जहाँ पर व्यक्ति का शोषण करता था, तो वहीं शोषण और दास के प्रति क्या होता था, संघर्ष होता था। और मध्यकाल में सामंत और खेतिहर मजदूर के बीच, ठीक है, मध्यकाल में क्या होता है, जमींदार के बीच और जो उनके खेत में काम करने वाले मजदूर, उनके बीच क्या होता था, संघर्ष होता था। आधुनिक काल में औद्योगिक समाजों में पूंजीपति और औद्योगिक श्रम, ठीक है, आधुनिक काल में जैसे कि पूंजीपति और जो उसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं श्रमिक के मध्य, वहाँ पर भी वर्ग संघर्ष देखने को मिला। जहाँ आधुनिक काल में श्रमिक क्या करते थे, अपने बोनस की मांग करते थे पूंजीपति से, छुट्टियों की मांग करते थे और समय काल के जो घंटे होते थे उसे कम करने की भी मांग करते थे। वो वर्ग बनाकर उनके साथ क्या करते थे, संघर्ष करते थे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग संघर्ष। देखिए मार्क्स का कथन है कि सदा से ही प्रत्येक समाज में जो है ना 2 विरोधी है, एक शोषक और दूसरा शोषित वर्ग। शोषित वर्ग में जिसका शोषण होता है, शोषक मतलब जो शासक होता है, ठीक है, मतलब कि समाज में प्रत्येक समाज में 2 विरोधी वर्ग अवश्य ही होते हैं। आप आधुनिक काल में भी देख सकते हैं, जब शोषक वर्ग की शोषण नीति असहनीय हो जाती है, ठीक है, जब शोषक वर्ग की शोषण नीति जब वो शोषण करता है तो वो असहनीय हो जाता है, मतलब कि सहन शक्ति के लायक नहीं होता है, तब वो क्या करता है, संघर्ष करता है। जब तक एक स्तर पर इन दोनों वर्गों में संघर्ष स्पष्ट हो जाता है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में मार्क्स और एंजल्स ने लिखा है, ठीक है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में मार्क्स और एंजल्स ने इसी शब्द के बारे में लिखा है कि अभी तक के सभी समाजों का जो इतिहास है वर्ग संघर्ष का ही इतिहास रहा है। अभी तक का जो समाज का जो इतिहास रहा है वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। कहीं ना कहीं ये लोग वर्ग संघर्ष करते आए हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते आए हैं, कोई अपने अधिकार के लिए, ठीक है, कोई अपने शोषण से बचने के लिए। तो स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, कुलीन वर्ग तथा साधारण जनता, कुलीन वर्ग हो गया एक तो साधारण जनता, ये दोनों के मध्य संघर्ष। सामंत तथा अधदास किसान, गिल्ड का स्वामी, उसमें कार्य करने वाले कारीगर, संक्षेप में शोषक तथा शोषित,
सदा एक दूसरे के विरोधी होकर कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष रूप में संघर्ष करते आए हैं। प्रत्यक्ष रूप में फेस टू फेस आमने सामने जो संघर्ष करते हैं उसे प्रत्यक्ष संबंध, जो ही दूर रहकर संघर्ष करते हैं जैसे कि संचार के माध्यम से, ठीक है, चिट्ठी के माध्यम से संघर्ष करते हैं, तो ये एक अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष करते आए हैं। तो इसे ही हम वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी कहते हैं। इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को मार्क्स ने अति स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है कि ये परंतु सर्वप्रथम उन्हीं का सिद्धांत है, ये मार्क्स नहीं मानते हैं। वेडेमर के नाम अपने 5 मार्च 1852 के पत्र में मार्क्स ने इसी बात पर जोर दिया है कि उन्होंने लिखा है, और जहाँ तक कि मेरी बात है कि आधुनिक समाज में वर्गों के अस्तित्व का, उनके बीच होने वाले संघर्षों का पता लगाने का कोई श्रम मुझे देना उचित नहीं है। मुझसे बहुत पहले ही पूंजीवादी इतिहासकारों ने इस वर्ग संघर्ष के ऐतिहासिक विकास और पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों ने वर्गों के आर्थिक गठन का वर्णन किया था। मैंने इसमें जो नई चीज़ें जोड़ी हैं यह सिद्ध करती है कि विभिन्न वर्गों का जो अस्तित्व उत्पादन के विकास के किसी ऐतिहासिक क्रम विशेष के साथ ही जुड़ा होता है। दूसरा, वर्ग संघर्ष का जो चरमोत्कर्ष अवश्य रूप से सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व होता है। अधिनायकत्व की यह अवस्था अपने आप में सभी वर्गों के उन्मूलन और वर्ग विहीन समाज की ओर संक्रमण करने की एक अवस्था होती है। देखिए, इसमें कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष की बात कही थी, उन्होंने उससे भी पहले कुछ अर्थशास्त्रियों के विचारों को भी देखा था। वहाँ पर भी मतलब कि शोषण की बात उन्होंने देखा था, जहाँ पर मनुष्य का शोषण होता था, वहाँ संघर्ष की प्रक्रियाओं को उन्होंने देखा था, और उसमें मार्क्स ने कुछ नई चीज़ों को भी जोड़ दिया था, जैसे कि विभिन्न वर्गों का अस्तित्व। विभिन्न वर्गों का जो वर्ग का अस्तित्व होता है उत्पादन के विकास में किसी ऐतिहासिक क्रम विशेष के साथ ही जुड़ा होता है। मतलब कि उत्पादन के संबंध में ही कहीं ना कहीं वो विशेष क्रम से जुड़ा होता है जहाँ पर वो संघर्ष करता है। वर्ग संघर्ष का जो चरमोत्कर्ष अवश्य रूप से सर्वहारा वर्ग संघर्ष का जो प्रक्रिया होता है किस लिए होता है, वह सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व के लिए होता है, जहाँ पर सभी का एक समान अधिकार हो। फिर हो गया आपका अधिनायकत्व की यह अवस्था अपने आप सभी वर्गों के उन्मूलन और वर्गविहीन समाज की ओर संक्रमण करने की एक अवस्था होती है, जहाँ सर्वहारा वर्ग का युग हो और वर्गविहीन समाज की ओर संक्रमण करने की अवस्था होती है। उसमें अपने आप ही सभी वर्गों के उन्मूलन और वर्गविहीन समाज की एक अवस्था स्वयं होती है। अब हम देखते हैं आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में आंतरिक विरोध एवं वर्ग संघर्ष। ठीक है, आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में हम विरोध एवं वर्ग संघर्ष को देखते हैं। जैसे कि मार्क्स ने प्रमाणित करने का प्रयास किया कि आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसे कई आंतरिक विरोध क्रियाशील है, जहाँ पर मजदूर, श्रमिक वर्ग और पूंजीपति के खिलाफ वर्ग संघर्ष होते रहते हैं। जैसे कि पहला इसमें है पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत प्रवृत्ति बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा एकाधिकार की ओर। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत प्रवृत्ति बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा एकाधिकार की ओर, इसके लिए भी वर्ग संघर्ष की भावनाएं पनपती है। इस प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप जो भागीदारी संयुक्त पूंजी, कंपनी, कॉरपोरेशन के रूप में हमें देखने को मिलती है, संपत्ति उत्तरोत्तर कम से कम व्यक्तियों के हाथों में इकट्ठा होती जाती है। ठीक है, और इस प्रकार छोटे पूंजीपति अधिकाधिक पूंजीवादी वर्ग से बाहर निकल जाते हैं। इसमें जो पूंजी के जो मालिक होते हैं उसके हाथ में क्या होता है, धन इकट्ठे होते जाते हैं, और जो छोटे पूंजीपति होती है उनमें पूंजीपति वर्ग से वो बाहर निकाल दिए जाते हैं और वे सर्वहारा वर्ग में मिलते जाते हैं। इस प्रकार पूंजीवादी का विकास होने का परिणाम ये होता है कि संख्या कम हो जाती है और मजदूरों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। दूसरा हो गया पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत प्रवृत्ति स्थानीय एकत्रीकरण की ओर। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत प्रवृत्ति स्थानीय एकत्रीकरण की ओर होना चाहिए, जहाँ पर वर्ग संघर्ष के अंतर्गत इस प्रक्रिया को हम देखते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने हेतु एक छोटे से स्थान पर लाखों मजदूरों को एकत्र करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रक्रिया को लागू करने के पश्चात एक छोटे स्थान पर लाखों मजदूरों को एकत्र करना आवश्यक हो जाता है, और इस प्रकार परस्पर संपर्क से मजदूरों को अपनी सामान्य कठिनाइयों आवश्यकताओं का अधिक ज्ञान होता है। इसमें मजदूरों की अपनी जो सामान्य जो कठिनाई होती है, जो आवश्यकता होते हैं, उसका ज्ञान उसमें होता है, उनमें वर्ग चेतना हो जाती है और उन्हें सहयोग के साधन सुलभ हो जाते हैं।
फिर हो गया आपका पूंजीवादी उत्पादन की प्रवृत्ति अपने लिए अधिकाधिक व्यापक बाजार प्राप्त करने की ओर भी होती है। इसके लिए औद्योगिक संसार के विविध भागों में यातायात के साधनों के उच्चतम विकास की आवश्यकता होती है और इसमें संसार के विविध औद्योगिक केंद्र में फैले हुए मजदूरों में परस्पर संपर्क स्थापित करने के लिए सुविधा भी मिल जाती है। फिर हो गया चौथा आपका पूंजीवादी प्रणाली समय समय पर आर्थिक संकट पैदा करती रहती है। ठीक है, पूंजीवादी प्रणाली समय समय पर आर्थिक संकट पैदा करती है, कभी मजदूरों को वेतन ना देकर और उसका शोषण करते रहते हैं और अधिक काम के घंटे ले लेते हैं, समय ले लेते हैं और बहुत सारे काम कराकर एक छोटा सा मूल्य दे देते हैं, तो अनेक प्रकार के संकट भी पैदा करती है। तो इस प्रकार मार्क्स ने भी मजदूर वर्ग को एक ऐसी सामाजिक शक्ति के रूप में देखा जो सारे समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है और वैज्ञानिक कम्युनिज्म की पूरी इमारत की नींव सर्वहारा वर्ग की ऐतिहासिक भूमिका के विचार की शिला पर रखी गई थी। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया कार्ल मार्क्स का वर्ग और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। धन्यवाद।